नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एमसीटीए के कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके पहले मैंने जो 3 वीडियो बनाया था एमसीटीए के ऊपर, जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे 1 मार्क वाले, यानी कि 1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन थे उसका मैंने सोल्यूशन करा दिया था 3 वीडियो में। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन 3 वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ये जो सेट 1 वीडियो रहने वाला है, और इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 25 एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, यानी कि 25 क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 25 क्वेश्चन तो और भी सेट आएगा, यानी किसी तरह और भी क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, तभी आपको जो क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएगा, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि आप लोग को पता होगा इसमें जो टोटल जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसमें कि आपको जो है एक क्वेश्चन जो रहेगा एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1.5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से जो आपका 75 जो है फुल मार्क्स हो जाएगा, नहीं कि 75 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह करके। लेकिन आपको जो सही जो करना है, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आप जो है पास हो पाएंगे। यानी कि इसमें जो पासिंग मार्क्स रहता है 30 नंबर रहता है, तो 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। और आपको जो ओएमआर शीट जो मिलेगा तो उसमें आपको आंसर को सही से फिल करना है, क्योंकि कॉपी जो ओएमआर शीट वाला जो कॉपी होता है तो वो जो कोई टीचर चेक नहीं करते, बल्कि वो मशीन द्वारा चेक किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। जिसमें कि अगर कोई गोला से अगर आपका कुछ भी इंक थोड़ा सा भी बाहर जाएगा तो वो आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपका जो है काउंटिंग नहीं होगा। इसलिए आपको जो जब भी ओएमआर को भरेंगे तो अच्छे से भरिएगा, अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12 मतलब 1200 एंड इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिखा है और हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। तो यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है 1200, यानी कि किसी वस्तु का कीमत जो आपका क्रय जो मूल्य वो है, क्रय मूल्य मतलब कि लागत मूल्य जो है वो है 1200, यानी कि 1200, ठीक है। और उसे जो है 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि इसको जो है 15% लाभ पे बेचा जाता है, प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर निकालेंगे तो लाभ कितने पे निकाला जा रहा है, मतलब कितने पे बेचा जा रहा है, तो 15%। तो जितना भी वस्तु का मूल्य तो उसका सबसे पहले 15% निकालेंगे, यानी कि जो लाभ निकलेगा। तो 1200 का 15% निकाला है मैंने यहाँ पर, 1200 का 15%, यानी कि 15%, यानी कि 15/100। और यहाँ पे 2 जीरो जो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 गुना 15 करेंगे तो ये आएगा आपका 180। तो लाभ कितने का हुआ, तो 180 रुपये का जो है लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य जो होगा, तो लागत मूल्य जो रहेगा उसमें जो है जो लाभ हुआ, तो वो दोनों चीज़ें आपका जो है ऐड होके कंप्लीट हो जाएगा आपका 1380, यानी कि टोटल जो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1380 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को देख के जो आप इसके रिलेटेड भी कोई और सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि 15% की जगह कुछ और परसेंट दे दे, हो सकता है यहाँ पर हानि दे दे। अगर हानि पे बेचेगा तो यहाँ पर इसमें माइनस हो जाएगा, लागत मूल्य में जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना है अच्छे से, इसलिए मैंने बोला कि आपको ध्यान से सुनना है। और ये जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, यानी कि उसको अच्छे से देख के आप कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में अच्छे से सुनना है और थोड़ा सा जो है रफली आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जब आप ये पीडीएफ से देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, यानी कि 5000 पर जो है 8% वार्षिक दर से जो है 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 होता है। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो आपको जो है फॉर्मूला को भी अच्छे से याद रखना है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में जो फॉर्मूला से क्वेश्चन दे देता है, यानी कि फॉर्मूला ही पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। और सब चीज़ तो यहाँ पर दिया ही गया है, तो आपको इसमें पुट कर देना है। जैसे कि पी जो होता है इसमें प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन होता है, और जो पी आपका है 5000 जो है ये आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन। तो यहाँ पर पी की जगह 5000 रख देंगे हम लोग। और जो 8 जो है ये आपका रेट है, यानी कि दर है, तो दर कितना है, तो यहाँ पर आर की जगह रख देंगे 8। तो दर जो है 8%, यहाँ पर 8 आपको रख देना है। इसके बाद टी जो है आपका यहाँ पर टाइम है, यानी कि समय, और समय जो यहाँ पर आपको डालना है वो वर्ष में डालना है, यानी कि साल में डालना है। तो यहाँ पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पूछा, तो यहाँ पर 4 मैंने रख दिया है, ठीक है। तो सभी चीज़ यहाँ
पर आप वैल्यू पुट करेंगे और नीचे 100 है तो यहाँ पर देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ, फिर दूसरा जीरो आपका नीचे जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो आपका ऊपर जो बचेगा 50 गुना 8 गुना 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चुके 32 और 50 गुना 32 करेंगे आपका जो है 1600 आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1600। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7 एंड देयर सम इज 144, फाइंड द स्मॉलर नंबर। यानी कि दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है 5:7 है और उनका योगफल जो 144 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका अनुपात दिया गया है 5:7, ठीक है, और दो संख्याओं का जो है योग दिया गया है, यानी कि दो संख्या। तो मान लेते हैं कि ये अनुपात को यहाँ पर x मानेंगे, माना कि जो संख्या है पहला संख्या है 5x, यानी कि इसी में जो आपको x लिख देना, और जो है दूसरा है आपका 7x है। तो ये दोनों का योगफल बोल रहा है 144, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है 5x + 7x जो है आपका 144 के बराबर है। इसके बाद 5x और 7x को जोड़ेंगे तो आपका 12x आएगा और इधर 144 है, और 12 आपका इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके आएगा तो ये भाग में चल जाएगा, यानी कि डिवीजन में चल जाएगा। तो इस तरह जो आपका x का वैल्यू आएगा 12 आएगा। तो अब छोटी संख्या पूछा गया, तो अनुपात देखना है कौन सा छोटा है, ये 5x छोटा है कि 7x छोटा है। तो 5x छोटा है तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x के जगह हम लोग जो है 12 रख देंगे, तो यानी कि 5 गुना 12 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने बताया। तो छोटी संख्या पूछा गया था, तो छोटी संख्या आपका 60 हो जाएगा। अब वही अगर बड़ी संख्या पूछता, तो बड़ी संख्या में बड़ा वाला अनुपात देखते जो कि आपका 7x है, तो x के जगह वहाँ पर वैल्यू पुट करते, 7x के जगह रख दे 7 × 12, यानी कि 12 गुना 7 करेंगे तो ये आपका जो आएगा 84 आएगा। तो अगर बड़ी संख्या पूछता तो 84 आंसर होता। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर भी बता दिया किस किस टाइप का पूछा जा सकता है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ x² - 7x + 12 = 0। तो जो समीकरण दिया गया है x² - 7x + 12 = 0 के मूल ज्ञात करें, तो आपको रूट्स निकालना है। तो इस तरह के सवाल जो आपने बहुत से बनाए गए, बहुत से छोटे 9 10 में, यानी कि 8 में भी आप लोगों ने बनाया होगा, लगभग ज़्यादातर जो है 9 10 में बनाया होगा आप लोगों ने। तो ये जो है इसका समीकरण आप रूट कैसे निकालेंगे, मूल कैसे निकालेंगे, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले जो समीकरण है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें जो होता है मैन कि ये x² जो शुरू वाला और लास्ट से आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x², यानी कि 12x²। अब जो होता है 12 को आपको दो पार्ट में तोड़ना होता है, जिसका मल्टीप्लाई करके ये 12 आ जाए और इसको जो है प्लस या फिर माइनस करने से ये बीच वाला जो टर्म आ जाए, यानी कि -7x आ जाए। तो अगर आप 3 गुना 4 करेंगे तो ये जो है 12 आएगा, यानी कि ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो 3x और 4x रखेंगे तो 3x और प्लस 4x करेंगे तो ये 7x हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होगा, यानी कि माइनस वाला चिन्ह लेना पड़ेगा। -3x और -4x रखेंगे तो ये आपका -7x, यानी कि ये बीच वाले टर्म के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है x कॉमन लिया गया है, तो x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर -3x हो तो x बाहर गया तो -3 बचेगा। तो इस तरह यहाँ से जो है x - 3 बचेगा। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर 4 को कॉमन लिया गया, यानी कि -4 को कॉमन लिया गया, तो -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर +12 है, यानी कि +12 है, तो यहाँ से -4 कॉमन हुआ है तो यहाँ पर -3 बचेगा, यानी कि साइन जो है यहाँ पर चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी कि माइनस का आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है x - 3 को दोबारा से कॉमन ले लिया गया, यानी कि x - 3 को कॉमन कर लिया तो बचा क्या आपका x - 4। तो ये चीज़ है, और मूल निकालना है तो इसको जो है 0 के इक्वल करेंगे एक बार, यानी कि x - 3 को 0 के बराबर किया तो x = 3 आया। फिर x - 4 को भी 0 के बराबर करेंगे तो ये भी आपका x = 4 आएगा। तो इसका जो दो मूल होगा कौन सा, तो 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो समीकरण दिया गया तो इसके जो मूल कौन कौन से होंगे, तो 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का साइड है, वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम नहीं, क्यूब का 6 सेंटीमीटर साइड है, तो आपको जो है वॉल्यूम निकालना, यानी कि आयतन निकालना है। तो हिंदी में भी लिखा गया है 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का जो आयतन निकलता है वो इसका फॉर्मूला होता है घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। तो जो भी भुजा दिया गया सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर 6 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 6 को 3 बार गुना करेंगे तो ये जो इसका आयतन निकल जाएगा
आएगा घन का। तो 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो आपका 216 आएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें आपको आयतन और क्षेत्रफल वाले में ध्यान देना है कि आपका जो यूनिट है इसमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। जब भी आयतन रहेगा तो आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा क्यूब में आएगा, और ऑप्शन में हो सकता है कहीं पर जो स्क्वायर भी दे दे, नॉर्मल भी दे दे और जो आपका क्यूब भी दे दे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है पूछा गया है, अगर आयतन पूछा है तो आपका यूनिट भी होना चाहिए क्यूब में होना चाहिए, यानी कि पावर 3 होना चाहिए। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर पे पावर जो है 3 रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान से देखना है। तो ये चीज़ें में आप लोग जो है बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन आप अगर अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप जो क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये मैथ वाला सब्जेक्ट, और मैथ वाले सब्जेक्ट में अगर एक अगर आपका माइनस भी छूट जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, यानी कि आंसर जो है दूसरा आने लगता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पी ए जो दिया गया है, इफ़ पी ए इक्वल 0.4 एंड पी बी बाई ए इक्वल 0.5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको जो हम लोग पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, यानी कि फाइंड करना है। आपको दिया गया है पी ए और पी बी बाई ए दिया गया है, तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। हिंदी में देखें तो यदि पी ए बराबर 0.4 और पी बी बाई ए जो है 0.5 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, और ये जो फॉर्मूला जो आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया ये एमसीक्यू, ये जो सब प्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र यानी कि फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो ये जो फॉर्मूला होता है, तो आपको फॉर्मूला से भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, तो इसलिए फॉर्मूला को भी अच्छे से आपको याद करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है सब प्रतिबंध प्रायिकता का पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो आपको जो क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा था, तो पी ए हमारा कितना है 0.4, तो यहाँ चाहिए यहाँ पर रख दिया मैंने। फिर जो पी बी बाई क्या है तो 0.5, तो 0.5, तो ये आपको गुना कर देना है। तो ये आपका इंटरसेक्शन निकल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो आएगा यानी कि अब देखिए आप लोग 0.4 और जो है 0.5 को आपको इंटू करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे जब भी, तो आपको ध्यान से देखना है 5 गुना 4 करेंगे 20। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट वाले में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको देखना है कि इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इधर से आपको काउंट करना है। तो इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें देखेंगे आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद, यानी कि इसमें जो है 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, इधर से गिनना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो इसमें 1 डिजिट 2 डिजिट यानी कि यहाँ पर लगेगा, यानी कि आंसर जो आएगा इसका 0.20 आएगा। ठीक है, तो आंसर में 0 आपका जो डेसिमल हटा भी देगा, यानी कि ये 0.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर इसको 0.20 लिखे या फिर 0.2 लिखे, तो एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विथ पी ए इक्वल 0.5 एंड पी बी इक्वल टू 0.6, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो तथा और जो है पी ए जो है 0.5 और पी बी जो है 0.6 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पर जो ये जो था ये सब प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला था, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, और यहाँ से जो आपका यह स्वतंत्र घटनाओं के लिए फॉर्मूला, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फॉर्मूला है। तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो इसलिए आपको ध्यान से याद रख लेना है, ध्यान से इसको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा था और पी ए दिया गया है, तो पी ए की जगह वैल्यू रखेंगे, पी बी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पी बी की जगह। ये चीज़ें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 0.30 आएगा, यानी कि 0.30 आएगा, तो इसको 0.3 हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इफ पी ए इक्वल 0.7 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट पी ए डैश। इसको जो पढ़ते हैं हम लोग ए डैश पढ़ते हैं, यानी कि पी ए डैश, यानी कि ये इस तरह जो होता है इसको ए डैश कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है पी ए डैश इक्वल 1 माइनस पी, यानी कि एक में जो आपको पी ए घटा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटा देना है। तो यदि पी ए बराबर 0.7 है, तो पूरक घटना यानी कि पी ए डैश ज्ञात करें। तो ये सूत्र आपका हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा पूरक रूल के लिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट रूल के लिए। तो पी ए डैश इक्वल 1 माइनस पी ए, तो इसके बराबर होता है, तो बस पी ए की जगह आपको इसका वैल्यू रख देना है, इसको 1 में माइनस कर देना है। तो 1 में आप माइनस करेंगे तो ये आपका जो है आंसर आएगा 0.3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बेस थ्योरम इज मेनली यूज टू कैलकुलेट।
अब देखिए बेस थ्योरम हिंदी में इसको बोलते हैं बेस प्रमेय, यानी कि ये इंग्लिश में बेस होता है लेकिन हिंदी में जो है बेस लिखा जाता है। तो बेस प्रमेय का जो मुख्य उपयोग किसकी गणना में होता है, तो किसके लिए गणना होता है, किस में, प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी कि पूर्व प्रायिकता के लिए, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी पश्चात प्रायिकता के लिए, मीन यानी कि माध्य, या फिर वेरिएंस विचरण। तो बेस प्रमेय का यानी कि बेस थ्योरम का जो मेनली यूज होता है वो होता है पश्च प्रायिकता के लिए यानी कि पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेस फॉर्मूला का जो आपका यानी कि बेस प्रमेय जो है, तो इसका बेस थ्योरम जो आपका इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आपको भी याद रखना है PA/B इक्वल PB/A इंटू PA/P बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है। बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है PA/B इक्वल PB/A इंटू PA/PB। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कर, यानी कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन जो है एवरेज की तरह निकलेगा, या फिर अर्थमेटिक मीन निकाले या फिर एवरेज निकले, दोनों जो आपका सेमी फॉर्मूला रहता है सेमी आपका रहता है। ठीक है, तो निकालना कैसे अर्थमेटिक मीन, तो जो भी चीज़ है यानी कि जितना भी है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर कितना कितना दिया गया, 10 दिया गया, 20 गया, 30 गया, 40 है, तो सभी को आपको जोड़ देना है। तो सभी को जोड़ देना, और कितना यहाँ पर संभव है घटना, तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल पॉसिबल नंबर कितना है, यानी कि संख्या कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 4 से इसमें भाग देंगे। तो इस तरह जो आप अर्थमेटिक मीन इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40 को जोड़ेंगे तो ऊपर 100 आएगा, और नीचे जो है 4 टोटल संख्या था, 1, 2, 3, 4, तो 4 से हम लोगों ने भाग दिया। तो 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अर्थमेटिक मीन ना देके अगर आपसे सिर्फ एवरेज पूछा जाए तो पर भी यही आंसर होगा, और इसी तरह उसको भी निकालना है एवरेज में, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको औसत, और औसत में निकालने बोलेगा तो इसी तरह आपको निकालना है। ठीक है, जैसे 3 नंबर रहता तो आप 3 से भाग करते तो ऊपर मान चलिए 40 रहता, 30 रहता और 20 रहता। तो 3 नंबर है तो आपको 3 से भाग करना है अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है या फिर एवरेज निकालना है। तो इसको जोड़ देते 70, 20, 90, तो 90 में 3 से भाग देते तो 30 आपका औसत आता। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ 4, 8, 10, 12, 14, यानी कि यहाँ पर हिंदी में देखें तो 4, 8, 10, 12, 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया, अगर माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है मीडियन, तो इसको क्रमबद्ध करेंगे, यानी कि इसको आरोही क्रम में आप लोग सजाइएगा। जैसे कि आरोही क्रम कैसे सजता है, जो सबसे छोटा रहेगा उसको शुरू में रखेंगे। जैसे कि ये नंबर है 4, 8, 10, 12, 14, तो ये आपका जो शुरू में जो है सजा हुआ, यानी कि सबसे जो छोटा रहेगा उसको शुरू में पहले एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको एडजस्ट कर लेना है सही से, जो छोटा रहेगा उसको पहले। अब आपसे पूछा क्या क्या मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो बताना है कि बीच में क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको काउंट करेंगे कि कितना आपको नंबर दिया गया है। जैसे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है, 5 है, यानी कि टोटल जो ये 5 है, यानी कि कुल संख्या कितना नंबरों का, तो 5 है। तो इसमें जो आपको 5 जो होता है विषम संख्या होता है, और सम संख्या और विषम संख्या ये दो कंडीशन है इसमें। अगर विषम संख्या रहेगा तो आपका जो माध्यिका निकालना बहुत आसान है। विषम संख्या रहेगा तो आपका जो है जो भी है, जैसे कि यहाँ पर बीच आपको ढूंढना है। जैसे कि इधर 2 चल जाएगा, इधर 2 चल जाएगा, तो बीच में आपका 10 बच गया, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही अगर सम रहता तब इसमें फंसने वाली बात होती। सम में अगर मान चलिए कोई 4 ही नंबर देता, जैसे कि 4 रहता, 8 रहता, 10 रहता और 12 रहता, तो आप अगर इसमें जो है माध्यिका पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या देते। तो ये चीज़ आपको समझाना है, यही चीज़ आपको अच्छे से जानना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, अगर इस तरह दे दे तो आपका जो एक तरीका होता है कि ये जो बीच में, यानी कि इसमें बीच में देखना है कि 2 टो आपको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पर 12, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो बीच में आपका 8 और 10। सबसे पहले तो आपको क्रम में सजाना है, यानी कि 8 और 10 बचेगा। तो मैं थोड़ा सा जो इसको कलर को जो है चेंज कर लेता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ एक बार, इसमें जो है सही से दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, कलर चेंज कर लिया। इसके बाद देखिए
4, 8, 10, 12, ठीक है। अगर ये 4 नंबर रहता तब आप कैसे करते, यानी कि अगर सम संख्या रहता, सम नंबर में देता, तो आपको क्या करना है, इसका बीच निकालना है। तो जैसे कि 4 इधर हटा देंगे, 12 इधर, तो बीच में आपका 2 नंबर आ जाएगा। तो 2 नंबर आ जाएगा तो इन दोनों का जो आपको एवरेज निकाल देना है, तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। यानी कि 8 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 18/9, यानी कि ये आपका 9 इसका जो है निकल जाएगा माध्यिका, अगर इस तरह रहता सम में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में भी बताया है। तो जैसे कि माध्यिका अगर पूछा जाए तो सबसे पहले ऊपर जो लिखा है यहाँ पर, जब n जो ऑड हो यानी कि विषम हो, तो अब आपको इस तरह जो आप निकालना है। और ये जो आपका टर्म निकलेगा, टर्म क्या निकलेगा, यानी कि कौन सा पद है। जैसे कि इसमें जो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, पाँचवा पद है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर n की जगह आप 5 रखेंगे तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा पद। तो तीसरा पद आपका माध्यिका निकलेगा, यानी कि 10 आपका जो तीसरा पद है, तो इसका जो है निकल जाएगा माध्यिका। क्योंकि ये ऑड है, यानी कि ऑड जो आपका विषम है, इसको काउंट करके देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रम में सजाना ही पड़ेगा। जब तक आप क्रम में नहीं सजाएंगे तो ये आपका आंसर निकलेगा नहीं। तो इसलिए आपको अच्छे से सजाना है। इसके बाद देखिए कि ये जब जो है इवन हो, यानी कि जब सम हो, एन जो है जब या 5 की जगह 6 हो, या फिर 8 हो, 10 हो, 12 हो, यानी कि यहाँ पर सम आ जाए, तब आपको ये चीज़ें आपको निकालना है इस तरह। अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हैं तो पर भी आप जो मैंने बताया कि बीच निकाल के दोनों का जो बीच है उसको जो है एवरेज निकाल लेना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, इसको फॉर्मूला को अगर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स, मानक विचलन जो है क्या मापता है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति, डिस्पर्सन प्रसरण, स्क्यूनेस विकृति, मीन या फिर मतलब माध्य। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको शॉर्ट में एसडी कहते हैं। ये जो मापता है, ये जो प्रसरण को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्पर्सन प्रसरण को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल -1 द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज। यदि जो है सहसंबंध गुणांक जो है आर जो है -1 है तो चर के बीच संबंध कैसा होगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस में है तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका माइनस आएगा, यानी कि पूरा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो पूर्ण ऋणात्मक यानी कि परफेक्ट नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन लाइन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो प्रतिगमन रेखा का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। तो प्रतिगमन रेखा का जो उपयोग किया जाता है वो प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये जो सीरीज दिया गया है 3, 6, 12, 24, तो आपको जो अगला टर्म बताना है कि अगला टर्म क्या आएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे तो इसका डबल किया गया है, यानी कि 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, यानी कि अगला जो टर्म आएगा 24 का डबल आएगा, यानी कि 24 का जो दोगुना आएगा वो 48 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24 को दोगुना करेंगे तो ये 48 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए इक्वल 1, बी इक्वल 2, सी इक्वल 3, इसी तरह चलते रहेगा, जेड इक्वल 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए टी। यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और इसी तरह जो चलते रहेगा, जेड बराबर 26 तक तो हो, तो बी ए टी का मान ज्ञात करें। तो बी ए टी का मान ज्ञात करना, और ये जो क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से, यानी कि रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो आपका यूनिट है तो उसी से लिया गया क्वेश्चन है। तो आपको बी ए टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें लॉजिक को समझना है। लेकिन सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए ए से जेड तक, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। जैसे ए जो आता है पहला नंबर पे आता है, जेड आपका आता है 26 नंबर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर बी ए टी देखा जाए तो बी आपका आता है 2 नंबर पे, यहाँ पर 2 लिख दिया। ए आता है 1 नंबर पे, टी लिखा जाता है 20 नंबर पे। इसका लॉजिक ये है कि सबको जो है जोड़ दिया गया, तो यानी कि 2, 1 + 20, तो ये आपको जोड़ देंगे तो ये टोटल जो है 23 आएगा, यानी कि 23 आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो और क्वेश्चन अलग अलग ढंग के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रदर सन इज योर, भाई का पुत्र आपका क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया, यानी कि रक्त संबंध जो आपका टॉपिक है तो उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो ब्रदर सन इज योर, यानी कि भाई का जो पुत्र है वो आपका क्या होगा, यानी कि आपका क्या होगा। तो भाई का पुत्र आपका क्या होगा, भतीजा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्यू। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट। तो वेन आरेख का उपयोग मुख्यतः किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो वेन डायग्राम जो होता है वो संबंध बताता है किसके बीच, समुच्चयों के बीच, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम जो बनता है कुछ इस तरह बनेगा, जैसे कि ये होता है यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें दो ग्राफ होते हैं। जैसे अगर इंटरसेक्शन पूछा जाए तो अलग अलग होता है, लेकिन ये चीज़ें पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 2x+5 = 15। रेखीय समीकरण हल करें 2x+5 = 15। तो ये जो समीकरण दिया गया है, रेखीय समीकरण दिया गया है, तो इसको हल करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर रेखीय समीकरण पे आपको ध्यान रखना है। तो रेखीय समीकरण का एक खास होता है कि इसमें जो पावर आपका एक ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है, एक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब एक है पावर। तो ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि रेखीय समीकरण का घात क्या होता है। तो घात तो आपको क्या रखना है, डिग्री क्या रखना है, तो एक होता है। तो ये चीज़ आपको आंसर दे देना ऑप्शन में रहेगा अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2x+5 = 15 है, तो 5 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस है इस तरफ तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 15 में 5 घटाएंगे 10, और 2 जो यहाँ पर गुना में, तो यहाँ पर 10 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 5 सेंटीमीटर इज। लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले समझिए कि आयत होता क्या है। तो आयत का जो फिगर जो होता है इस तरह होता है, यानी कि इस तरह कुछ फिगर रहता है, जिसमें कि ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो होता है बराबर होता है, और ये आपका लंबाई है जो कि ये दोनों जो है बराबर होते हैं, यानी कि इसमें समान लंबाई होगा। और ये जो भी यानी कि लंबाई जो ऊपर होगा तो यही चीज़ें नीचे भी बराबर होगा, और जो भी चौड़ा होगा तो वो इधर भी चौड़ा बराबर होगा। तो यही चीज़ आपका आयत होता है। और इसमें आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई जो दिया गया और चौड़ाई जो दिया गया उसको अगर आप गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें दो टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे परिमाप पूछा जा सकता है, या तो आपका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या फिर आपका जो फॉर्मूला ही दे दे, या फिर इस टाइप का आपका क्वेश्चन दे दे, क्षेत्रफल की जगह आपका जो परिमाप भी दे दे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से इसको कर लेना है, और ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका समझिए कि ये एक क्वेश्चन तो आना तय है कि एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा कितना नंबर का, 1.5 नंबर का, तो 1.5 नंबर आपका आ जाएगा। और ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन एक आयत वाला तो आना ही चाहिए, क्योंकि 3 सेट में क्वेश्चन बनेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप से इस तरह, तो आपका क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आपका लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि 10 गुना 5 करेंगे तो आएगा आपका 50। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, यहाँ पर यूनिट जो इकाई है ना, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपका स्क्वायर रहेगा, यानी कि पावर 2 रहेगा। अगर आयतन पूछे तो पावर 3 रहेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पावर जो है, अगर परिमाप पूछे तो आपका जो सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखना है। तो क्षेत्रफल पूछा गया तो स्क्वायर रहेगा, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग इस फॉर्मूला को भी अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। तो आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। तो अगला जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन ए फेयर डाई इज। एक निष्पक्ष पासे में 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आप समझते हैं प्रायिकता होता है क्या। तो प्रायिकता को आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अगर इंग्लिश में बोले तो प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि समान जैसे याद रखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी जो होगा फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, यानी कि बाय टोटल आउटकम, यानी कि हिंदी में देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि कितने संभावित परिणाम है। तो पासा जैसे आप लोगों ने लूडो खेला होगा बहुत, तो उसमें जो पासा होता है उसमें 6 टोटल रहते हैं, यानी कि 6 अंक रहते हैं, 1 से लेकर 6 तक रहता है। तो टोटल आपका कितना परिणाम है, तो 6 परिणाम है। और बोल रहा है कि 6 आने की क्या प्रायिकता है, तो 6 तो एक ही बार आएगा, अगर आप गोटी फेंकेंगे तो एक बार आएगा, यानी कि इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/6। इसी तरह अगर 2 भी पूछेगा तो उसका भी प्रायिकता 1/6 आएगा। 3 भी पूछे तो भी इसका प्रायिकता 1/6 आएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/6। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोड इज डिफाइंड एज, बहुलक की परिभाषा क्या है? तो बहुलक की क्या परिभाषा? हाईएस्ट ऑकरिंग वैल्यू, सबसे अधिक बार आने वाला मान, मिडिल वैल्यू मध्यमान, एवरेज यानी कि औसत, रेंज परास। तो बहुलक जो होता है, मोड जो होता है वो हाईएस्ट ऑकरिंग वैल्यू होता है, यानी सबसे अधिक बार आने वाला मान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ साइड 5 सेंटीमीटर इज, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन एक मैंने इसी में आपको एक क्वेश्चन ऊपर था, तो इसमें बोला गया है क्या, 5 सेंटीमीटर वाले भुजा है तो इसका आपका घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है, यानी कि साइड क्यूब ये फॉर्मूला होता है। तो भुजा की जगह रख देंगे तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 रख देंगे, 5 का क्यूब निकाल देंगे, तो यानी कि 5 को 3 बार गुना कर देंगे, 5 गुना 5 गुना 5, और ये जो आएगा आपका 125 आएगा। कितना आएगा? 125। अब देखिए समझने वाले क्वांटिटी क्या देंगे, यानी कि जो आपका इकाई देंगे, यूनिट जो देंगे क्या देंगे। तो यहाँ पर आयतन पूछा गया तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा तो 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर देता तो वो आंसर नहीं होता। क्यूब आपको ध्यान देना है कि अगर आयतन रहेगा तो वो क्यूब ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए समझा रहा हूँ किस तरह ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ये जो सीरीज है, ये जो श्रृंखला है, तो इसमें नेक्स्ट टर्म बताना है। यहाँ पर सीरीज में दिया गया 1 4 9 16। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, जो है 1 4 9 16 है, तो आपको अगला टर्म बताना है। तो आप देखिए इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो ये सभी चीज़ें का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 4 जो आपका 2 का स्क्वायर है, 9 जो आपका 3 का स्क्वायर है, 16 जो 4 का स्क्वायर है, इसलिए जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 होगा। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, जो कि क्या आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, प्रायिकता का गुणन प्रमेय क्या कहता है? जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो ये क्या कहते हैं, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका यही आपका फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये फॉर्मूला है। इसके बाद देखा जाए तो सी नंबर ये फॉर्मूला है पी ए डैश का, यानी कि ये पूरक वाला फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए ब्रैकेट में ए आएगा, तो पी ए ये आपका पूरक वाला है। और पी ए इंटू पी बी जो ये फॉर्मूला होता है कब, जब जो है दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, यानी कि स्वतंत्र घटना हो पी ए बी ए और बी, तभी ये फॉर्मूला आता है पी ए इंटू बी। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन देखा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन बात करेंगे, क्योंकि ये इस तरह वीडियो बनाने में जो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसके बाद जो है थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबा बन जाएगा। तो इसलिए जो आपको फिर जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बनाने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है, और ध्यान रहे कि अगर आपने पहले का जो 3 वीडियो MCTA का बनाया, अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा तो आप उन 3 वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 1 नंबर वाले जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल जो आपका 6 सेट पूछा गया था, 22-26 वाले सेशन में 3 सेट और 23-27 वाले सेशन में 3 सेट। तो इस तरह जो आपका 6 को सेट क्वेश्चन पूछा गया था, और एक सेट में जो था 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी कि 5 गुना 6 जो आपका 30 MCQ, यानी कि 30 जो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आएगा, और 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका MCQ में आ सकता है। तो इसलिए आप उन तीनों वीडियो को पहले जरूर से जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, और इस वीडियो के बाद अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जो है ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इसको आगे करूँगा सीरीज को, यानी कि और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।